Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are back with more lectures on dynamics. अच्छा, अभी डायनामिक्स की सीरीज चल रही है और उसमें तस्करा चल रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तीसरा पार्ट है. सही है. पहले पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है और उसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स. फिर थर्ड लॉ पेयर की आइडेंटिफिकेशन के रूल्स एक्सप्लेन किए मैंने नेक्स्ट लेक्चर में. तो उन दोनों पिछले लेक्चर्स को आप लोग काइंडली इसी प्लेलिस्ट में पहले ज़रूर देख लें अगर आपने अब तक नहीं देखा है, जिससे मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेस थोड़े एक्सप्लेन किए और एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी जो कि अर्थ और किसी एक दूसरे मास की अट्रैक्शन की एग्जाम्पल दी, जिसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ टू आइडेंटिफाई द थर्ड लॉ पेयर. अब ये पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर है ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर है, जहाँ पे कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं और कुछ बहुत रॉन्ग फिजिक्स है जो कि अक्सर बच्चे अप्लाई कर देते हैं बिकॉज उनकी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप नहीं होती. तो आइए ज़रा उस एग्जाम्पल को समझते हैं. तो भाई देखें, ये है फ्लोर और ये है एक सीलिंग और यहाँ से एक रस्सी लटक रही है. तो आपके दिमाग में अल्लाह जाने क्या आ रहा है, बट और यहाँ पर हमारे पास एक बंदा है. ये रस्सी इसके पेट से बंधी हुई है. ठीक है, खुदा का खौफ करें, ये इसके गर्दन से नहीं, इसके पेट से बंधी हुई है. और ये बंदा कोई योगा शोगा परफॉर्म कर रहा है और ये इस वक्त इस स्ट्रिंग के थ्रू, इस रस्सी के थ्रू लटका हुआ है, हैंग हुआ है. और ये बंदा इस वक्त इक्विलिब्रियम में. जब ये इक्विलिब्रियम में ना, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक इसका वेट विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, हमने क्या बोला था? हमने कहा था जब भी किसी फोर्स को हम मार्क करेंगे ना, हम दो सवाल पूछेंगे. ये फोर्स किस पर लग रही है और कौन लगा रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैन. ये वेट जो इसका एक्ट कर रहा है ना, ये इस बंदे के ऊपर एक्ट कर रहा है. अच्छा, ये फोर्स लगा रही कौन है? दिस इज एक्सर्टेड बाय अर्थ. ये फोर्स अर्थ लगा रही है, यानी जमीन. ये जो हमारे पास अर्थ है ना, ये अर्थ इस बंदे को अपनी तरफ नीचे खींच रही है. ठीक है. अच्छा, इस बंदे के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि टेंशन फोर्स है. ठीक है ना, टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है. अच्छा, ये फोर्स भी किस पर एक्ट कर रही है? इस बंदे पर एक्ट कर रही है. अच्छा, दिस इज टेंशन ऑन मैन बाय द सीलिंग. कौन लगा रहा है? सर, ये जो सीलिंग है ना, ये जो छत है, ये इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है. अच्छा, अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर नहीं है. देखो, ये सीलिंग है, ये अर्थ है. द मैन इज इन इक्विलिब्रियम, बंदा इक्विलिब्रियम में. रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. लेट्स से ये 600 न्यूटन है तो ये भी 600 न्यूटन है. लेकिन खुदा का खौफ करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर नहीं है. मैंने क्या कहा था? थर्ड लॉ पेयर के लिए 4 कंडीशन है. पहली कंडीशन क्या? कि द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. चलें सर, ठीक है. द फोर्सेज मस्ट बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन. चलें सर, दूसरी कंडीशन भी ओबे हो रही है. तीसरी कंडीशन क्या थी? कि द टू फोर्सेज मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. यहाँ तो ये दोनों फोर्सेज इसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं. तो जब दो फोर्सेज एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट करें तो वो दो फोर्सेज कभी भी थर्ड लॉ पेयर बना ही नहीं सकते. तो दीज टू फोर्सेज आर नॉट द थर्ड लॉ पेयर, क्योंकि थर्ड लॉ पेयर कभी भी कैंसिल नहीं करते. द टू फोर्सेज मस्ट नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. और इनकी टाइप भी डिफरेंट है. थर्ड लॉ पेयर के लिए तो दोनों टेंशन होना चाहिए या दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए. ये एक टेंशन, एक ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कभी भी ये दो फोर्सेज थर्ड लॉ पेयर नहीं बनाएंगे. दीज टू फोर्सेज आर नॉट द थर्ड लॉ पेयर. ये दोनों फोर्सेज थर्ड लॉ पेयर नहीं है, जरा भी नहीं है. तो सर, फिर थर्ड लॉ पेयर इनका क्या है? देखिए, अब ज़रा समझें. हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा एज दे एक्ट ऑन द सेम मास, कि जितनी फोर्स के साथ ये सीलिंग इस बंदे को ऊपर खींच रहा था, उतनी फोर्स के साथ ये बंदा सीलिंग को नीचे खींचता है. तो दिस इज टेंशन और सीलिंग बाय मैन. यही वजह है कि अगर कोई भारी भरकम बंदा किसी सीलिंग से लटक जाए रस्सी से पकड़ के, तो देयर आर चांसेस ना, कभी कभी सीलिंग ही टूट जाती है, कभी कभी छत ही टूट जाती है, छत नीचे आ जाती है. उसकी क्या वजह है? कि जितनी फोर्स के साथ ये सीलिंग इस बंदे को जितनी टेंशन फोर्स के साथ ऊपर खींच रही है ना, ये बंदा उतनी ही टेंशन फोर्स के साथ इस सीलिंग को अपनी तरफ वापस खींच रहा है. तो दीज टू फोर्सेस कैन बी कंसीडर्ड एज द थर्ड लॉ पेयर. These two forces can be considered as the
third law pair. These are equal in magnitude, opposite in direction, acting on two different bodies. एक फोर्स सीलिंग पे लग रही है, एक फोर्स इस बंदे पर लग रही है, और इन दोनों की नेचर भी सेम है. तो ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर हैं. सिमिलरली जितनी फोर्स के साथ अर्थ इस बंदे को नीचे खींच रहा था, उतनी फोर्स के साथ ये बंदा अर्थ को ऊपर खींच रहा था, एज वी सॉ इन द प्रीवियस क्लास, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाय द मैन. तो ये जो दो फोर्सेज हैं, दीज टू फोर्सेज ऑल्सो फॉर्म द थर्ड लॉ पेयर. दीज आर द थर्ड लॉ पेयर. क्योंकि आप देख लें, ये जो दोनों फोर्सेज हैं, ये दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं. एक ऑब्जेक्ट ये बंदा है, ये मैन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये अर्थ है. और ये दोनों फोर्सेस की नेचर सेम है, ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ये दोनों टेंशन थर्ड लॉ पेयर, ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर. लेकिन टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स थर्ड लॉ पेयर नहीं है. एग्जामिनर बहुत होशियार है, वो क्वेश्चन में पूछता ही है ये कि एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, थर्ड लॉ पेयर बताओ. बच्चे फौरन से टेंशन मार्क कर देते थर्ड लॉ पेयर. ये गुनाह है, इतना बड़ा कबीरा गुनाह है कि आप सोच नहीं सकते. ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर नहीं है. मैंने आपसे कहा ना, आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन तमीज से सीख जाओ, आपको आधी डायनामिक्स समझ में आ जाएगी. ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं मजे मजे की जरा. अ बॉक्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है जी, तो ये अर्थ की सरफेस है. यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसको हमने लाके रख दिया. ठीक है, अच्छा, ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में सुकून से रखा हुआ है. इस बॉक्स पर टोटल दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसका वेट एक्ट कर रहा है, जो कि इस बॉक्स पे लग रही है. कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है. और एक फोर्स इसी बॉक्स पर कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, क्योंकि जब ये अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में आया ना, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग गई. तो दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉक्स बाय द अर्थ, जिसको आप बचपन से नॉर्मल रिएक्शन कहते हुए आ रहे हैं. ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे. लेकिन क्या ये दो फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर हैं? जवाब है नहीं, ये दो फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर नहीं है. एक तो इनकी नेचर डिफरेंट है, सेकेंडली ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं. और थर्ड लॉ पेयर की कंडीशन क्या थी कि द टू फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. द थर्ड लॉ पेयर शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ये तो एक ही बॉक्स है और दोनों फोर्सेस इसी बॉक्स पर लग गई, तो ये दोनों फोर्सेस कभी भी थर्ड लॉ पेयर नहीं हो सकती. अरे कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को? दिमाग में उतर भी रही है, कोई बात के नहीं उतर रही है? ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है. तो सर इनका थर्ड लॉ पेयर कैसे पता लगेगा? अभी बताता हूं कैसे पता लगेगा. ये लेट्स से 1000 न्यूटन, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन ये थर्ड लॉ पेयर नहीं है. दीज टू फोर्सेस आर नॉट थर्ड लॉ पेयर. तो सर फिर थर्ड लॉ पेयर है कौन? देखिए, समझिए इस बात को. जितनी फोर्स के साथ अर्थ ने इस मास को अपनी तरफ खींचा था, उतनी फोर्स के साथ ये मास अर्थ को भी तो ऊपर की तरफ खींचेगा. यानी जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा था ना, उतनी फोर्स के साथ ये मत देखें, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी ना जिससे अर्थ इस मास को खींच रहा था. याद रखिएगा, उतनी ही फोर्स के साथ ये मास अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा. तो दीज टू फोर्सेज आर, ये टेक्निकली एक्ट तो यहीं पे करेगी, मैंने यहीं पे बनाया नहीं है, वरना ये बहुत अजीब सा थोड़ी गंदी डायग्राम बन जाती, तो मैंने साइड पे बना दिया. बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितनी फोर्स के साथ अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, उतनी फोर्स के साथ ये मास अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सिमिलरली जितनी कांटेक्ट फोर्स, जैसे ये मास सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया ना, जितनी कांटेक्ट फोर्स इस मास पर ऊपर की तरफ लगी जो कि अर्थ ने लगाई, उतनी कांटेक्ट फोर्स ये मास अर्थ पर नीचे की तरफ लगाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी द कांटेक्ट फोर्स ऑन अर्थ बाय द बॉक्स विच इज 1000 न्यूटन. तो ये जो दो कांटेक्ट फोर्सेज है ना, ये थर्ड लॉ पेयर है. और ये जो दो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है ना, ये थर्ड लॉ पेयर है. क्योंकि ये वो दो फोर्सेस हैं जो कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं. एक कांटेक्ट फोर्स अर्थ ने बॉक्स पर लगाई, फिर इस बॉक्स ने अर्थ पर उतनी कांटेक्ट फोर्स लगाई. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है,
फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो अर्थ ने इस बॉक्स पर लगाई, जवाब में इस बॉक्स ने उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर लगाई। तो ये दोनों बन गए थर्ड लॉ पेयर और इधर ये दोनों बन गए थर्ड लॉ पेयर। लेकिन खबरदार जो किसी ने कॉन्टैक्ट फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को थर्ड लॉ पेयर कहा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। कभी कभार अच्छे खासे फिजिक्स समझने वाले भी ये गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन इसको गड़बड़ करना नहीं है। आपने अच्छी तरह से किताबों में भी पढ़ लें, बड़ा क्लियरली मेंशन है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी थर्ड लॉ पेयर नहीं है, कभी भी थर्ड लॉ पेयर नहीं है। तो दीज टू फोर्सेज आर द थर्ड लॉ पेयर एंड दीज टू फोर्सेज आर द थर्ड लॉ पेयर। तो एग्जाम में जरा सही से आइडेंटिफाई करके आइएगा अगर थर्ड लॉ पेयर के बारे में पूछा जाए। एक छोटी सी एग्जांपल आपके आगे और दे देते हैं। यहाँ पे भाई एक बॉक्स है और ये आपके सरपाश है, क्यूट से नजर आ रहे होंगे, क्यूट तो नहीं खैर अजीब सही हूँ मैं, खैर। तो ये आपका लेट्स से ये बंदा है जो कि इस बॉक्स को पुश कर रहा है, ये सरपाशा है। तो दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ये मैं अपने गुनाहगार हाथों से इसको पुश कर रहा हूँ आगे की तरफ। तो दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉक्स बाय सरपाशा, ठीक है। मैंने इस पे फोर्स लगाई लेकिन ये आगे नहीं गया। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि यकीनन सर एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी। तो दिस इज फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स बाय द अर्थ सरफेस। तो अगर लेट्स से 200 न्यूटन की फोर्स मैंने यहाँ पर लगाई थी ना, तो लेट्स से 200 न्यूटन की ही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अवेलेबल थी, तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। इन दो फोर्सेस ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। लेकिन क्या ये दो फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ पेयर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर देखिए ये दोनों फोर्सेस इसी एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस इसी एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस कभी भी थर्ड लॉ पेयर नहीं हो सकते। अच्छा फिर क्या होगा सर? अब देखिए होगा ये कि जितनी कॉन्टैक्ट फोर्स the box is in equilibrium, these two forces are not the third law pair as they act on the same body, ठीक है। अच्छा अब बात ये कि जितनी फोर्स सर पाशा ने इस बॉक्स पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई थी ना, जवाब में ये बॉक्स मेरे ख्याल से आप पहुंच चुके होंगे, ये बॉक्स उतनी फोर्स सर पाशा पर लगाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन सर पाशा बाय द बॉक्स। ये भी वही 200 न्यूटन की होगी। ये जो दो फोर्सेस हैं ये थर्ड लॉ पेयर बनाएंगे। कौन सी दो फोर्सेस? ये दो फोर्सेस। जितनी कॉन्टैक्ट फोर्स सरपाशा ने बॉक्स पे लगाई, जवाब में उतनी बॉक्स ने सरपाशा पे लगाई। और अक्सर आप देख होंगे आप किसी चीज़ को धक्का जाए आप खुद पीछे गिर जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जितनी फोर्स आपने उस पर लगाई, जवाब में उतनी फोर्स उसने आप पे वापस लगाई, आप पीछे गिर गए। अगर आप पीछे नहीं गिर रहे हो उसका मतलब आपके पास फ्रिक्शन, आपके पाँव और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन मौजूद है, इसलिए आप पीछे नहीं गिर पा रहे हो। फ्रिक्शन ने उस वापसी आने वाली फोर्स को अपोज कर दिया, अदरवाइज आप गिर जाओगे। आप किसी स्लिपरी सरफेस पर, किसी फर्श पर अगर मिसाल के तौर पर सर्फ वगैरह फैला हुआ है, पानी से गीला हुआ है, आप दीवार को टच करो आप पीछे गिर जाते हो, क्योंकि जैसे आप दीवार के साथ, वॉल के साथ कांटेक्ट में आते हो ना, वो आपके ऊपर वापस कांटेक्ट फोर्स लगाता है, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो याद रखिए जितनी फोर्स सरपाशा ने इस बॉक्स पर लगाई थी, जवाब में इस बॉक्स ने उतनी ही फोर्स सरपाशा पर लगाई। सिमिलरली जब फ्रिक्शन आता है ना, तो फ्रिक्शन भी ऐसे एक्ट करता है। जब ये बॉक्स और ये अर्थ का सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, तो टेक्निकली फ्रिक्शन दोनों पे एक्ट करती है। एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इस बॉक्स पे एक्ट करेगी, जो उसकी फॉरवर्ड मोशन को अपोज करेगी। लेकिन याद रखिएगा कि जितनी फ्रिक्शन फोर्स इस बॉक्स पर अर्थ ने लगाई, क्योंकि अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में ना, तो मैं कहूँगा अर्थ ने लगाया, जवाब में उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स अर्थ पर लगेगी जो कि ये बॉक्स लगाएगा। तो ये जो दो फ्रिक्शन फोर्सेस है ना, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रही हैं। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इनकी टाइप सेम है। दीज टू फोर्सेस आर द थर्ड लॉ पेयर। और इधर से ये दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी सरपाशा है और एक बॉडी ये बॉक्स है, और इनकी नेचर सेम है। तो दीज टू फोर्सेस आर द थर्ड लॉ पेयर। अल्लाह जाने कितना समझ में आ रहा है यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को ये थर्ड लॉ पेयर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आप बिलीव करें आधा डायनामिक्स निकल जाएगा आपका इससे। आपको फोर्स की आइडेंटिफिकेशन आ गई, थर्ड लॉ पेयर पहचानना सीख गए, तो उसका मतलब आपको अच्छी खासी डायनामिक्स आ गई है। ठीक है, फिर आगे मज़ा आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, मस्त क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे।
एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ऑफन समराइज दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब वो कह रहा है एक एक्शन क्या है, द इफ वेट ऑफ द बुक इज द एक्शन फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ द बुक, भाई देखो मेरी बात समझो, ये एक किताब है मिसाल के तौर पे, और लेट्स से ये किताब अर्थ के सरफेस पर मौजूद है। ठीक है, तो एक जो एक्शन फोर्स है ना, वो कौन सी फोर्स है, वेट ऑफ द बुक। तो वेट ऑफ द बुक का क्या मतलब है कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसी को आप वेट कहते हो ना। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल ऑन द बुक बाय अर्थ। अब जितनी फोर्स के साथ अर्थ ने इस बुक को अपनी तरफ खींचा, उतनी फोर्स के साथ ये बुक अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी। तो अब जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए आपके सामने, द पुल ऑफ द बुक ऑन द अर्थ। ये ऑन इंपॉर्टेंट है कि अब अगली फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है जो कि अर्थ पर लगेगी, ये बुक अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगी। तो दिस हैज टू बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल पुल लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ। कौन लगाएगा, ये बुक लगाएगी। ठीक है जी, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। बाकी नहीं हो सकते ऑब्वियसली, बाकी ऑप्शन गलत हैं। द पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक, ये तो एक्शन उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, यही वेट है, और पुश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे पास था आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ फर्दर एग्जांपल्स। आई होप कि आपने इन लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगली क्लास से इंशाल्लाह फिर डायनामिक्स के और लेक्चर्स देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।